Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This time with another video of close test in English. चाहे वो आपके बैंक एग्जाम्स हों, SBI, IBPS, PO या फिर क्लार्क, या फिर SSC के एग्जाम्स हों, CHSL, CGL, स्टेनो, CPO एटसेट्रा, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बीते कुछ समय से मैंने आपको पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, RC की क्लासेस देकर वो स्ट्रेटजी समझानी चाहिए कि आप अपने एग्जाम्स में इन चीज़ों में से स्कोर कितना कर सकते हैं। ग्रामर बहुत लोग पढ़ते हैं और ज़्यादातर बच्चे ग्रामर पर फोकस करते हैं, जो फर्स्ट ज़रूरी है, फोरमोस्ट भी है, लेकिन सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आज के ज़माने में एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पर भी फोकस करें। कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है हर चीज़ की। कई बार आपसे कहा कि आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स यानी कि ग्रामर की हो, चाहे वो वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस या रूट वर्ड्स में वोकैबुलरी की हो, या फिर आपके आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स की भी सब प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल को खोलकर वहां से स्क्रॉल कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बात करना चाहूंगा अनदर क्लोज टेस्ट इन इंग्लिश, जो किसी एग्जाम में ऑफ कोर्स पूछा गया था। देखते हैं किस एग्जाम में। हाँ, लेकिन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरी एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू अपीयर इन, चाहे वो एसएससी या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स या फिर कोई और एग्जामिनेशन क्यों ना हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें वापस कहना चाहूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर इफ यू वांट टू। यू कैन फॉलो मी एट इंस्टाग्राम विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय एज वेल एज ऑन ट्विटर कपिल म्यूजिक बॉय। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, और एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पर ही विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, जहां पर कि अपनी डाउट्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या अपनी क्वेरीज को वहां पर शेयर कर सकते हैं आपके रेलेवेंट एग्जामिनेशंस के लिए। इफ यू वांट टू फॉलो मी एट फेसबुक, यू कैन फॉलो मी आउट देयर विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। और हाँ, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं, तो आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर बैंकिंग स्ट्रीम में मैं प्लस पर पढ़ाता हूं। तो अगर आप बैंकिंग के हैं तो जरूर आपसे अनअकैडमी पर मिलते हैं। ऑन अ डेली बेसिस डेली क्लासेस रहती हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस भी रहती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें से आप में से कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग सीख सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी स्ट्रीम में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, चाहे वो बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इंडियन डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, आप मेरा रेफरल कोड कपिल सर यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट जरूर पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करना चाहूंगा वापस क्लोज टेस्ट। कई बार आपको ये चीजें मार्क की, जस्ट 1-2 मिनट में फिर से कहना चाहूं, ये क्लोज टेस्ट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होता। यहां पर हमेशा इस स्टेटमेंट से पिछले 2 स्टेटमेंट्स की थीम, टोन या फिर कॉन्टेक्स्ट, या फिर अगले 2 स्टेटमेंट्स की थीम, कॉन्टेक्स्ट भी रिलेटेड होती है। तो एरर डिटेक्शन के एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्लोज टेस्ट में रखने की कोशिश ना करें, जिस तरह हम हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअल रखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आपको मिसिंग वर्ड्स को फाइंड करना है। कई बार मार्क कर दिया, एक पैसेज में से आपको वर्ड्स फाइंड करने होते हैं। इसी पैसेज को आरसी कहा जा सकता है अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाए। यही पैसेज आपका पैराजम्बल है अगर शफल करके लिख दिया जाए, और इसी पैसेज के वर्ड्स को मिसिंग करने पर वो क्लोज टेस्ट बन जाता है। एक अच्छे एग्जाम के क्लोज टेस्ट को करने से पहले आपको अच्छी कमांड ग्रामर और वोकैबुलरी पर भी होना चाहिए, और ना सिर्फ ग्रामर वोकैबुलरी पढ़ने के बाद आपको ऑथर का फ्लो, कॉन्टेक्स्ट, मेरे कॉमन वर्ड्स हैं, ऑथर की टोन, हमारी नहीं उसकी, या फिर उसका फ्लो आपको पढ़ना होगा, उसकी टोन या फिर उसकी थीम के हिसाब से आपको हमेशा चलना पड़ेगा। कोई चीज किसी कम्युनिटी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए वो ऑपोजिट हो सकती है। तो हमेशा की रिक्वेस्ट है, खुद के अकॉर्डिंग आंसर्स ना रखें, जो आपकी पैसेज की टोन है, थीम है, फ्लो है, उसके हिसाब से हमेशा आंसर्स रखने की कोशिश कीजिएगा। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी वापस सुनना चाहें तो एक बार फर्स्ट वीडियो का रेफर कर लीजिएगा। प्लीज पूरा पैसेज पढ़िए थरली, उसकी एवरी सिंगल डिटेल की कौन सी चीज में कहां से उसका टोन चेंज हुई, कहां पर ऑथर क्या कहना चाहता है, कौन सी बात पिछली बात को सपोर्ट करती है या फिर अपोज करती है, तब जाकर ही आप उन अप्रोप्रिएट वर्ड्स को पुट कर सकते हैं। खुद के अकॉर्डिंग आंसर्स रखने पर वो हमारी सोच होती है, जबकि मुझे दिए गए पैसेज में उन फिलअप्स को रखना होगा। हमेशा सेंटेंसेस को लिंक करके चलें। कई बार आपसे कहा कि इस स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी पिछले 2 स्टेटमेंट्स पर है और आने वाले 2 पर भी रहेगी, कि इसके फ्लो, इसके ऑप्शंस को पिक करने के बाद आगे क्या टोन सही जा रही है, जिस तरह का वर्ड मैंने पिक किया है, या फिर उसकी ऑपोजिट है, तो मैं भी एक नेगेटिव शब्द पुट करूं। ऐसी चीजों का ध्यान रखें। आपको सारे स्टेटमेंट्स को यानी पूरी थीम को हमेशा साथ में लेकर चलना है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं है। एलिमिनेशन बेस्ट प्रोसेस है, हमेशा आपसे कहा, मैंने कुछ वीडियोस के सहारे समझाया भी। कई बार ऐसा होगा आप वोकैबुलरी के बेसिस पर कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, अरे इसका मतलब तो ये होता है, गलत है, इसका मतलब तो ये होता है, गलत है। कई बार ग्रामर के आधार पर भी ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। यार हैव है, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए या फिर नाउन चाहिए, एडवर्ब नहीं आ सकती ना हैव के साथ, किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर। तो ग्रामर
प्लस वोकैबुलरी से अगर आप एलिमिनेशन पहले फॉलो कर लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स आपके एक ही या फिर मैक्सिमम 2 ऑप्शंस बचते हैं, और 2 में से पिक करना मेरे लिए इजी रहेगा। 5 या फिर 4 ऑप्शंस को मुझे पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा रिक्वेस्ट है, आफ्टर ऑल एलिमिनेशन पहले फॉलो कीजिए, डायरेक्ट आंसर रखने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तो फिर वो प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। और वही 4-5 चीजें कि प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं उसी चीज से आप परफेक्शन ला सकते हैं, बेहतर इफिशियंसी और स्कोर कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप अगर इनिशियल वंस को डिफिकल्ट पाते हैं तो पहले इजी से स्टार्ट कर लीजिए, बाद में आप डिफिकल्ट वंस पर आ जाइएगा। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, तो मैं नहीं मान सकता कि 2016 में, 17 में या 18 में एसएससी ने फॉर एग्जांपल इस लेवल के क्लोज टेस्ट पूछे थे, सर ये तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करा रहे हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे नहीं आते थे। हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए या फिर और बेहतर स्टैंडर्ड से पूछा जाए। हमेशा की रिक्वेस्ट है, हर एग्जाम का लेवल हर साल बढ़ता है, कंपटीशन, स्कोर, कट ऑफ, ये सब चीजें बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छा तैयारी करके चलें, जिससे अगर लेवल एग्जाम आता है तो हम बेहतर स्कोर कर पाएं, और अगर एग्जाम का लेवल अच्छा आता है यानी पहले से बेहतर, तब भी हम अपना कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएं, औरों की तरह हम पीछे ना रह जाएं। हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी आप जैसा चाहें। और एक वही कॉमन एग्जाम्पल वापस लिखा है, अगली स्लाइड्स में चेंज कर दूंगा। ये कई बार हम अपना आंसर रखने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, जो इम्पॉसिबल है क्लोज टेस्ट में लिखना। वापस कह दूं, शायद कुछ लोगों ने इसको 3rd टाइम देखा होगा कि इंसान की साइज और लेंथ लाइफ की नहीं बताती कि वो बेहतर इंसान है, पोलाइट है, हम्बल है, बेटर है, क्या है। चारों ऑप्शन सही हैं ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली। अब मुझे पता चलेगा ऊपर की 2 लाइंस में किस बारे में बात की थी या फिर आगे पैसेज क्या कहना चाह रहा है, उस आधार पर आपको पिक करना है, अदरवाइज चारों सही आंसर्स हैं। तो क्लोज टेस्ट में एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंट मानने की कोशिश ना कीजिए। वापस कह दूं कि इसका फर्स्ट फ्रैक्शन मैं समझा चुका हूं सेपरेट वीडियो में, बिकॉज मैंने आपसे कहा भी कि एक मैंने पीडीएफ की तरह वीडियो शेयर किया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे। जो मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि मैं पहले सिर्फ क्वेश्चंस अपलोड करूं जिसमें कि आप उनको प्रैक्टिस कर पाएं, उसके बाद इन वीडियोस के सहारे बेहतर एक्सप्लेनेशन और प्रिसाइज आंसर्स को मैच कर पाएं। तो इसका मैं फर्स्ट फ्रैक्शन जो था कि ये जो भी लिखा हुआ है पैसेज में लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, तो ये मैं स्किप करना चाहूंगा। आई रिक्वेस्ट यू जो इसको भी देखना चाहें पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, काफी डिटेल में मैंने आपको कई वोकैबुलरी वर्ड्स को लगभग नहीं हर वोकैबुलरी वर्ड को भी समझाने की कोशिश की थी। तो ये जो स्क्रीन से मैं भी स्किप करता जा रहा हूं, ये पिछले वीडियो में है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्लोज टेस्ट बाय कपिल देव शर्मा, वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द रेस्ट हाफ, यानी जो सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड किया था उसकी बात कर लेते हैं जी। इन लिटरेचर A tragedy is a plot in which the hero, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा ये कौन से एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, अभी अभी किसी एग्जाम में इसको पूछा है। लिटरेचर में ट्रेजेडी इज अ प्लॉट इन विच द हीरो, एम्फेसाइज करके भी लिखा है, बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लॉ इन हिज या फिर हर कैरेक्टर डाइज। ठीक है, Thus Hamlet, Julius Caesar and Romeo and Juliet are tragedies. ठीक है, in each of these plays the blank space is either great man or a man of great जो भी है, instead of fulfilling his whatever, however each one succumbs to his tragic flow, मर जाता है। and finally जो भी लिखा हुआ है, Caesar's flaw is ambition, Hamlet's the inability to take action and Romeo's is his tendency to love too much। ठीक है, ऑथर की टोन पॉजिटिव तो नहीं है, आपकी कमियों की वजह से हर स्टोरी, हर प्ले या फिर लिटरेचर के आधार पर ट्रेजेडी वो चीज होती है जहां पर उन चीजों में उनका जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो मर जाता है किसी न किसी अपनी ही अंतर्निहित गलती की वजह से, फॉल्ट की वजह से। ठीक है, इसमें ये गलती थी, उसमें वो गलती थी, यहाँ पर ये गलती थी। इस बात से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट माइट सीम फ्रॉम दिस हाईली blank space definition the character and resolution are the keys to tragedy। ठीक है, आप ही का कैरेक्टर डिफाइन करता है कि वो ट्रेजेडी क्या होने वाली है। लेकिन ट्रेजेडी ऑल्सो सेंट्रल एक्शन क्राइसिस इन विच टेस्ट्स दैट फ्लॉड पार्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स, हाँ जी, से प्रोटैगनिस्ट पढ़ा जाता है, प्रोटैगनिस्ट्स ब्लैंक स्पेस। In Julius Caesar, that comes the test comes from Mark Antony's present Caesar with a crown। Hamlet's test comes from Chapel after witnessing his uncle's reaction to play। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह उनका टेस्ट हुआ, इस तरह इनका टेस्ट होता है इस स्टोरी में, इस ट्रेजेडी में। Mercutio's death test Romeo, fine, in all these cases the protagonists are found blank space। Caesar, ठीक है, शायद मुझे लगता है मरे हुए मिले होंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। Caesar accepts the crown after refusing it twice, fine। Hamlet sheaths his sword, अपनी तलवार को रख लेता है, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग, किसी को मारने की वजह अपनी तलवार को अंदर रख लेता है। रोमियो मर्डर्स डायबॉल्ट इन अ वेंजफुल रेज, ब्लैंक स्पेस द टेस्ट, द फ्लॉ माइट नेवर। ठीक है, पढ़ लिया, मुझे ये दिख रहा है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, थीम, टोन ऑथर की कि हर
स्टोरी में, हर ट्रेजेडी में एक ऐसा प्लॉट होता है जहां पर कि जो उसका मेन हीरो होता है उसकी डेथ हो जाती है उसी के अंदर किसी कमी की वजह से जो उसमें हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल से समझाया, इन्होंने ये गलती की, उन्होंने ये गलती की, इस स्टोरी में ऐसा हुआ, उस स्टोरी में ऐसा हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, आइए जरा ऑप्शन से पिक करना चाहें। द वेरी फर्स्ट वन, लिटरेचर में ट्रेजेडी एक प्लॉट है जिसमें कि किसी गलती की वजह से जो कैरेक्टर होता है वो मर जाता है। दस हैमलेट इज ट्रेजेडीज इन ईच ऑफ दीज प्लेज, इनमें से हर एक में द ब्लैंक स्पेस इज आइदर अ ग्रेट मैन एंड अ मैन ऑफ ग्रेट, अच्छाई दिखाई गई है, तो ग्रेट होना अक्सर हमारे हीरो को दिखाता है, तो मैं मानता हूं कि हीरो यहां पर रखना होगा, या फिर ऐसा कोई और वर्ड हो सकता है। हीरो, फूल तो नहीं होना चाहिए, ग्रेट मैन फूल्स को हम नहीं दिखाते, ये भाई साहब क्या होते हैं, एक सेकेंड, एक्टर बिल्कुल हो सकता है, विलन तो नहीं होगा। अब हम वही बात है, रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूं कि हम में से कई लोगों का आंसर सी होगा। माफ कीजिएगा, एक्टर वो होते हैं जो एक्शन करते हैं, जैसे हमारी बॉलीवुड या फिर ये सिनेमा में जो दिखाया जाता है। ये भी लिटरेचर की बात है, लिटरेचर में आप किसी को एक्शन करते नहीं दिखाते, दे मे और मे नॉट बी टर्म्ड एज एक्टर, यानी वो एक्शन करना जरूरी नहीं है। जो ये शब्द है जिसको मैंने अभी प्रोनाउंसिएट किया आपके सामने के प्रोटैगनिस्ट, इसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। आई रिपीट, प्रोटैगनिस्ट या फिर प्रोटैगनिस्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है कि लीड रोल ऑफ एनी कैरेक्टर और प्ले, जो लीड रोल है उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, चाहे वो किसी सिनेमा में हो, चाहे वो किसी थिएटर में है, किसी ट्रेजेडी में है, या किसी भी कहानी का पात्र क्यों ना हो, लीड रोल को कहा जाता है। और जिसे आप हीरो कहते हैं, जिसे आप ग्रेट मैन कहना चाहेंगे, मैन ऑफ ग्रेट, और मैं क्यों कहूं, फूल नहीं हो सकता, विलन नहीं हो सकता, एक्टर नहीं हो सकते, एलिमिनेशन के हिसाब से आंसर है एक। दूसरी वैरायटी, इसी पैसेज में सिनोनिम्स होते हैं, हर भाषा में एक बात को कहने के कई नजरिए होते हैं। पहले हीरो लिखा दिखाया है तो मेरा आंसर ये फिक्स हो गया कि हाँ हीरो की बात की है, प्रोटैगनिस्ट उसी का सिनोनिम है। मैं क्यों खुद से जज करूं कि इसका सिनोनिम है, आगे अभी जस्ट अ सेक। हाँ जी, द फ्लॉड पार्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ब्लैंक स्पेस, उसी की खुद की गलती के लिए वो मर जाता है। तो ये पैसेज में ऐसी शब्द का इस्तेमाल है जिसको आप हीरो कह सकते हैं, जिसको आप अपने फर्स्ट ब्लैंक में पुट कर सकते हैं। आई रिपीट, चाहे वो ग्रामर हो, कॉन्टेक्स्ट हो, या पैसेज के खुद के वर्ड्स हो, जज कीजिए। मैंने कई बार आपसे कहा कि 10 में से, पिछले में भी आपको शो किया, 2 या 3 आपको उसी पैसेज से मिल जाएंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली वहां रखना चाहूं तो मेरा आंसर, या हम में से कई लोगों का आंसर, वापस कहना चाहूंगा, एक्टर हो सकता है। भाई लिटरेचर की बात की है, सिनेमा थिएटर की बात नहीं की है, जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई एक्टर हो। कोशिश कीजिए उसके लीड रोल को दिखाया है, चाहे वो एक्शन करे या फिर ना करे। और ज्यादातर लिटरेचर में एक्शन हीरोज दिखाना कंपल्शन नहीं होता, लेकिन जो मेन लीड है, मेन हीरो है, वो कहीं ना कहीं मर जाता है। तो मेरे फर्स्ट का आंसर प्रोटैगनिस्ट है, बिकॉज बाकी सब बकवास ऑप्शंस हैं, एलिमिनेशन। और क्यों मैं बोलूं, ऑथर ने खुद इस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसी की गलती की वजह से वो मर जाता है, उसका टेस्ट होता है ETC। फॉर श्योर फर्स्ट वन का आंसर प्रोटैगनिस्ट है, जी हाँ, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द प्लेज द हीरो, मैं हीरो कह देता हूं, इज आइदर अ ग्रेट मैन और अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर होना चाहिए, बिकॉज आगे लिखा है द कैरेक्टर और रेजोल्यूशन आर द की टू ट्रेजेडीज। कैरेक्टर होना चाहिए, अगर मुझे मिल गया तो वो आंसर है, या फिर ऐसा कोई और शब्द हो सकता है। अब ध्यान रखना, ग्रेट मैन है, बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, या फिर मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। मेरा आंसर कैरेक्टर है। साइज, आपको लगता है किसी लिटरेचर में या सिनेमा थिएटर कहीं भी, यानी जो मेन लीड है, जो प्रोटैगनिस्ट है आपका, वो साइज के ऊपर बड़ा हो सकता है, तो साइज से उसका कोई रिश्ता नहीं होता। प्रॉमिस, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया। रिचेज वेल्थ को कहा जाता है, मैंने नाउन के वीडियोस में समझाया था, रिच एडजेक्टिव है जिसका मतलब धनी व्यक्ति को कहा जाता है, अमीर कह दीजिए। रिचेज वेल्थ को कहते हैं, लक्ष्मी को कहा जाता है। एक लाइन वहां पर आपको शेयर की होगी, रिचेज हैव विंग्स, यानी लक्ष्मी चंचल है, तो रिचेज नाउन है, लक्ष्मी को कहते हैं। और जिस पर धन बहुत ज्यादा है वो किसी लिटरेचर की ट्रेजेडी का हीरो होगा, ये भी कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, तो ये इररिलेवेंट ऑप्शन है। स्टाइल, अब फिर वही बात, हम स्टाइल रखेंगे, लेकिन भाई वापस कहानी दी है, लिटरेचर की बात है, किसी सिनेमा थिएटर की बात नहीं है। हमेशा आपसे कहा कि अगर वहां पर जो भी लिखा हुआ है आपको उनकी थीम के हिसाब से रखना है। अब जज कीजिए कि अगर इंसान मर जाता है, आगे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज दिस एंड दैट, ही डाई, फॉर एग्जांपल ही डाइज, अगर वो मर जाता है
तो वो अपने साइज की वजह से मरता है, आप देख लीजिए, या वो अपनी लक्ष्मी यानी धन की वजह से मर जाता है, पैसे की वजह से मर जाता है, या फिर अपने स्टाइल की वजह से मरता है। तो मैं तो नहीं मानता कि कोई लक्ष्मी, धन, साइज या फिर स्टाइल की वजह से मरता है। लेकिन हाँ, हमारे ही यहाँ पर एक कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इंसान अपने प्रॉमिस का आप कोई भी मतलब ले सकते हैं। प्रॉमिस हो सकता है, वादा हो सकता है, कोई कथन हो सकता है किसी का, या अपनी बात पर टिके रहने के लिए इंसान अपनी जान तक दे देता है। तो रेलेवेंसी के हिसाब से जितना मैंने पैसेज पढ़ा, मुझे तो ऐसा नहीं मिला कहीं भी जितना मैं ऐसे पढ़ पाया। लेकिन हाँ, ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बिकॉज ऑथर की टोन है, वो क्या लिखना चाहे हम नहीं जानते, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, चूज कीजिए कौन सा बेहतर है या एलिमिनेट कर दीजिए कौन कौन से गलत हैं। जो बचा है वो आपका आंसर है। आई रिपीट, पैसे, साइज और स्टाइल की वजह से लोग मरते नहीं हैं, उसकी कोई गलती रही होगी। इस प्रॉमिस को फुलफिल करते, जो नीचे एग्जाम्पल से दिखाया भी है आपको कि इनकी गलती वो थी, इनकी गलती ये थी, इन्होंने 2 बार रिफ्यूज कर दिया था, फिर एक्सेप्ट किया, तो अपने प्रॉमिस को निभाने के चक्कर में प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ ऐसा मान लीजिए, वो कहीं ना कहीं मर जाता है। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा है, या फिर जिसका प्रॉमिस करने की कैपेबिलिटी आप दिखाना चाहते हैं। ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रॉमिस आंसर है, इम्पॉसिबल बाकी तीनों नहीं हो सकते, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस, अब तो मैं यहां प्रॉमिस रख दूं वापस, अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की बजाय, हाउएवर ईच वन सकम्स टू द ट्रैजिक फ्लो एंड डाइज, वो लिखा भी है, डाइज, हाँ जी लिखा है। तो अपने प्रॉमिस, मेरा आंसर प्रॉमिस है, बाकी ऑप्शंस में देखते हैं क्या लिखा है। अपने प्रॉमिस को निभाने की वजह से वो ना निभाना चाहता है, लेकिन हाँ, हर कोई उसी को निभाते निभाते सरेंडर कर देता है अपनी गलती के सामने और मर जाता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग इज प्रॉमिस, मेरा आंसर प्रॉमिस है। पोटेंशियल, पता नहीं, हो सकता है। फेट, भाग्य, शायद हो सकता है। डेस्टिनी, ये भी भाग्य होती है, शायद हो सकता है। लक, ये भी भाग्य होता है, ये भी हो सकता है। अब कौन सा पिक करूं? तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आपसे ज्यादा क्लोज टेस्ट देखे हो, शायद हो सकता है आपने ज्यादा प्रैक्टिस की हो, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये ट्रिक जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, या हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स में तो 100% फॉलो करेगी, और ऐसी जगहों पर फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में भी जरूर फॉलो करेगी कि अगर फेट आंसर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल भाग्य, तो डेस्टिनी भी वही होती है, लक भी वही होता है। तो अगर मैं बी को आंसर मार्क कर दूं, मैं कुछ कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर बी आंसर है तो सी भी तो वही है, तो डी भी तो वही है। तो अगर मैं लिखूं डी आंसर है तो बी और सी भी तो वही है। अब 3 आंसर नहीं हो सकते, तो फिर एक काम करते हैं, जब इसका मतलब भी वही है, तो ये तीनों नहीं हो सकते, ये बात श्योर है। हाँ जी, आई रिपीट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये बात पता है। आप में से कई लोग होंगे जिनके लिए ये बात कॉमन होगी, हाँ सर ये तो हमें भी पता है। जिनके लिए नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, और हाँ, कभी भी अगर 3 ऑप्शंस का सेम मीनिंग है तो वो तीनों गलत हैं, फिर वो आ ही नहीं सकते, बिकॉज अगर ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है, तो फिर ये भी आ सकता है, उनको पहले वहां से हटा दीजिए। तो बचता है पोटेंशियल। अब जज करके देखते हैं क्या लिटरली पोटेंशियल यहां पर सही है। तो इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज पोटेंशियल, यानी अपना पोटेंशियल दिखाने की बजाय वो तो मर जाता है। यार सही तो है कि हाँ, अगर वो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, लीड रोल पर है, तो उसमें ताकत तो बहुत होगी, ताकत मतलब अपने पोटेंशियल के हिसाब से, उसके पास पावर्स अच्छी हैं, हीरो आपने उसे कहा, उसके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी वो मर जाता है, तो ये ठीक है, लॉजिकल भी है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, और कॉन्टेक्चुअली भी थीम में फिट होता है कि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के चक्कर में सरेंडर करता है अपनी गलती के सामने और फाइनली मर जाता है। आई रिपीट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना मस्ट है। अगर तीनों सेम मतलब रखते हैं तो ये तीनों गलत हैं, जो बचा हुआ वो आपका आंसर है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में इस बात को अप्लाई कीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए, हाँ जी, पोटेंशियल आंसर है, जो होना भी था। ये तीनों तो सपने में भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट, हाउएवर वन सकम्स टू द ट्रेजिक फ्लो एंड डाइज, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, वो सरेंडर कर देता है अपनी गलती के सामने, मर जाता है, फाइन। फाइनली डाइज हो सकता है, कुछ ऐसा मीनिंग हो सकता है, फाइनली, और अंततः मर जाता है। जनरली, अक्सर मर जाता है, तो ठीक है, बट गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखा है हमेशा मर जाता है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी, वो प्लॉट होती है जिसमें सब किसी गलती की वजह से कैरेक्टर जो मेन है वो मरता है, तो यहाँ हमेशा के लिए जिक्र है, कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, तो आप जनरली तो नहीं कह पाएंगे। अल्टीमेटली का मतलब ही होता है अंततः, फाइनली, रिजल्टिंगली कह दीजिए आप, और इस वजह से वो लोग मर जाते हैं, तो ये ठीक है, अल्टीमेटली बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्रूशली, ऐसे कोई क्रूशल का एंड नहीं दिखाया है, ऑब्वियसली आपकी नजर में ठीक होगा,
हाँ मर तो जाता है, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली मैं अभी भी कहूंगा, वैसे तो चारों एडवर्ब्स हैं, ग्रामर यहाँ अपना रोल प्ले नहीं कर सकती बिकॉज ही जनरली डाइज चलेगा, अल्टीमेटली डाइज, क्रूशली डाइज और ऑब्वियसली डाइज, सब बढ़िया। ऑब्वियसली सर हाँ पक्का मर ही जाता है ना। अब मरने का एक्शन यहाँ पर ऑब्वियस है, ये बात सच है, ऊपर दिखाई जा चुकी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करते करते सरेंडर करता है और लास्ट में मर जाता है। अल्टीमेटली इस बात का रिजल्ट है कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के चक्कर में ही मर जाता है। दैट्स नॉट ऑब्वियस, कोई प्रॉमिस फुलफिल करने के चक्कर में ऑब्वियसली मरेगा ये बात श्योर नहीं है। हम लोग भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करते हैं, बहुत लोग अपना प्रॉमिस फुलफिल कर पाते हैं। राम जी ने जाकर वनवास काटने के बाद भी प्रॉमिस फुलफिल किया था, दैट डजंट डिफाइन कि वो मर जाते हैं। तो ऑब्वियस से बेहतर आंसर होगा अल्टीमेटली, और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली मस्ट बी द आंसर। क्रूशल होने के लिए टोन नहीं कह रही, आपका आंसर अगर क्रूशली है। आई रिपीट, एडवर्ब सारी हैं, ग्रामेटिकली सारे आंसर सही हैं। जनरली गलत है, ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, बिकॉज प्रॉमिस फुलफिल करने के चक्कर में लोगों की डेथ नहीं होती, या लीड कैरेक्टर की हमेशा डेथ नहीं होती। क्रूशल पॉइंट नहीं दिखाया है, इस बात के लिए क्रूशल नहीं, लेकिन इसी बात के रिजल्ट से उसकी मौत हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसकी डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली फाइनली जो मैंने आपसे कहा था, ही डाइज एंड दैट इज द आंसर एंड मस्ट बी द आंसर। ओके, मूव इन अहेड। इनकी एबिलिटी एक्शन लेने की थी, इनकी टेंडेंसी थी बहुत ज्यादा लव करने की, उनका एम्बिशन में फ्लॉ था। ऐसा लगता है फ्रॉम दिस हाईली ब्लैंक स्पेस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की वजह से जो कैरेक्टर होता है और उसका रिलेशन होता है, यही चीजें उसको ट्रेजेडी में लेकर जाती हैं। तो सबकी कमियां दिखाई हैं और सब कमियों की वजह से उनके ही कैरेक्टर पर, उनके प्रॉमिसेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फाइन, अब ये कौन सी डेफिनेशन है? तो अनडिफाइंड। मैं अनडिफाइंड तो नहीं कहूंगा, डिफाइंड जरूर कह सकता हूं, बिकॉज ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पैसेज में इसी बात को सिंप्लीफाई किया गया है, इसी बात को एग्जैजरेट किया है, इसी बात को बिल्कुल क्लियरली दिखाया है कि अगर ऐसा होता है तो उनकी डेथ हो जाती है। वो इंस्ट्रक्शन पहले ही उन्होंने मार्क कर दिए। तो अगर डिफाइंड होता तो बिल्कुल सही था कि ये डिफाइन किया जा चुका है पूरे पैसेज में, थियोरी देकर, एग्जाम्पल देकर, लेकिन डिफाइंड तो नहीं है, तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से डिपेंडेंसी है इस बात की, वो अपनी गलती की वजह से क्या बोलते हैं, उसकी डेथ होती है। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डेफिनेशन डिपेंडेंट है। उनकी गलती ये, उनकी गलती ये और उनकी गलती ये, हर कैरेक्टर की डेथ हो जाती है इस बात की डिपेंडेंसी पर, जो वहां भी लिखा है। अपना फुलफिल बेचारा ड्रीम करने के चक्कर में, प्रॉमिस फुलफिल करने के चक्कर में पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता और सरेंडर करके मर जाता है। तो ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कहानी में यही चीज है, तो ये नहीं कहा जा सकता। एंड डेवलप्ड, मुझे लगता है ये रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज डेफिनेशंस के लिए हम डेवलप्ड और अनडेवलप्ड नहीं कहते। डेफिनेशंस डेवलप और अनडेवलप नहीं होती, लेकिन सिंप्लीफाइड, सीधी सी बात है। अगर आप अपने पोटेंशियल फुलफिल करना चाहते हैं लेकिन कमियां हैं, तो अंततः, और जो वो दिखा चुके हैं, मेरे शब्द नहीं है कि सर ऐसा क्यों होता है, भैया पैसेज में लिखा है इसीलिए मेरा आंसर होगा। तो आई थिंक सो तीनों ऑप्शन खराब हैं, इसीलिए भी डी आंसर है, और लॉजिकली भी डी आंसर है। उन्होंने हर वक्त एक ही बात को कहा है, सरेंडर कर देता है मर जाता है, फुलफिल नहीं कर पाता मर जाता है, हर जगह मर जाता है। तो सिंपल सी बात है कि उसका जो कैरेक्टर है, रेजोल्यूशन है, इसी वजह से ट्रेजेडी होती है और इसी चीज से उसकी डेथ हो जाती है। फाइन, आई थिंक सो सिंप्लीफाइड मस्ट बी द आंसर। सिंपल मान लीजिए, सिंप्लीफाइड छोड़िए। फ्रॉम दिस सिंपल डेफिनेशन इस बात से कहा जा सकता है कि ऐसा होता है। यस, ऑफ कोर्स, दैट इज द आंसर। ओके, द कैरेक्टर एंड रेजोल्यूशन आर द कीज टू ट्रेजेडी, बट ट्रेजेडी ऑल्सो ब्लैंक स्पेस अ सेंट्रल एक्शन। मैं ग्रामर पहले रखता हूं हमेशा, तो मुझे वर्ब चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रेजेडी में भी ब्लैंक स्पेस अ सेंट्रल एक्शन कुछ भी लिखना चाहा। अब वर्ब्स देखिए, इम्प्लोड्स वर्ब है, इम्पिंजेस वर्ब है, इम्बाइब वर्ब होती है और इम्प्लाइज भी वर्ब होती है। अब तो फिर मीनिंग से जाना पड़ेगा। इम्प्लोड हो सकता है नया शब्द हो आपके लिए, कॉमन है, आप जानते होंगे, या इस तरह ध्यान रखिएगा। एक्सप्लोड कहा जाता है, कोई चीज जब बाहर की तरफ फट जाती है उसे एक्सप्लोड कहते हैं। तो इम्प्लोड उसी का, जैसे एक्सटर्नल इंटरनल, सेम, हाँ जी। तो एक्सप्लोड बाहर फटना, अक्सर हम बम वगैरह को बाहर के लिए दिखाते हैं, और किसी चीज का अंदर ही अंदर फट जाना इम्प्लोड कहा जाता है। तो ट्रेजेडी फट जाती है सेंट्रल एक्शन से, नो, डजंट मेक एनी सेंस। ओके, फर्स्ट वन शुड बी द आंसर। इम्पिंजेस को मैं ऐसे याद रखता हूं, पिन करना, किसी को बार बार किसी को पिंग करने के तौर पर आप उसे इम्पिंज मान सकते हैं, किसी को पोक करना भी आप उसे कह सकते हैं। तो इम्पिंजेस ट्रेजेडी एक्शन को इम्पिंज करती है ना, डजंट मेक एनी सेंस। इम्बाइब होता है ड्रिंक एल्कोहल, बहुत ज्यादा एल्कोहल ड्रिंक करने को इम्बाइब कहा जाता है। तो यहां भैया ट्रेजेडी सेंट्रल एक्शन को ड्रिंक एल्कोहल करती है, डजंट मेक एनी सेंस। तीनों ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं, पहली आंसर। इम्प्लाई,
कोई मीनिंग देना, कोई चीज दिखाना, शो करना मान सकता हूं। तो ट्रेजेडी ऑल्सो शोज अ सेंट्रल एक्शन। हर ट्रेजेडी में एक सेंट्रल एक्शन भी होता है। इट इम्प्लाइज, इम्प्लाई आपने जनरली लिखा होगा, क्या उसका मीनिंग है उस बात को दिखाने के लिए। तो ट्रेजेडी होती अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक सेंट्रल एक्शन जरूर होता है। मैं तो शो कह दूंगा यहां पर कि इट शोज, बिकॉज इम्प्लोड एक्सप्लोड नहीं होना, किसी को पिन नहीं करना हमें, और एल्कोहल ड्रिंक करने की बिल्कुल बात नहीं है। इट शोज एन एक्शन मस्ट बी द आंसर। बहुत इजी होगा, जी हाँ, दैट इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीच में मार्क कर दूं, ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 में पूछा गया था। 20 का एग्जाम तो हुआ ही नहीं है। एक अच्छा पैसेज था, मुझे भी अच्छा लगा। एसएससी के कई बहुत इजी आते हैं, लेकिन ये एक अच्छा पैसेज मुझे लगा। तो यस, ऑफ कोर्स, शेयरिंग इट विद यू। बट ट्रेजेडी ऑल्सो शोज एन एक्शन। ठीक है, क्राइसिस एक ऐसा एक्शन दिखाती है जैसे कि क्राइसिस है विच टेस्ट दैट फ्लॉड पार्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। अब देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा कई आंसर्स आपको वहां से मिल जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ये लिखा है, प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट, आई एम सॉरी, द फ्लॉड पार्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स ब्लैंक स्पेस इन जूलियस सीजर आगे बढ़ गई। यानी कि हर ट्रेजेडी में एक एक्शन होता है जिसमें कि क्राइसिस दिखाते हैं जो टेस्ट करते हैं आपकी गलती का। किसकी गलती? जो हीरो है, मैं इसको हीरो बोल सकता हूं। हीरो की ब्लैंक स्पेस का हमेशा टेस्ट किया जाता है। हीरो की सोल का, सर सही हो सकता है, हीरो के हार्ट का टेस्ट करते हैं। ये तो मैं हटा दूं पहले। ठीक है, हीरो के प्लॉट का टेस्ट किया जाता है, प्लॉटिंग ये मान सकते हैं आप, या फिर हीरो के कैरेक्टर का टेस्ट किया जाता है। तो आफ्टर ऑल मैं खुद कहूं कि आपका पोटेंशियल, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे वैल्यूज वाले इंसान हैं, ये बात आपकी सोल को मानता हूं दिखा सकती है। ऊपर लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। कई बार दो आंसर सही हैं, जो बेहतर है वो आपका आंसर होना चाहिए, तो सोल चलेगी, लेकिन सोल से बेहतर होगा आपका कैरेक्टर दिखाना। बिकॉज मुझे सिर्फ आपकी इंटरनल आत्मा जैसी बात तो हमेशा नहीं करनी, फाइन वो भी ठीक है, कैरेक्टर लिखना बेहतर होगा, ये मेरी सोच रही। फिर वही बात, मैं क्यों सोचूं, पैसेज में लिखा है क्या कहीं, या ऐसा कोई इंटेंशन दिखाया हो। एक लाइन उसी के ऊपर लिखी है, दैट कैरेक्टर एंड रेजोल्यूशन ऑफ द मेन हीरो आर द कीज टू अ ट्रेजेडी। अरे इन्हीं चीजों की वजह से तो ट्रेजेडी होती है। तो ये आपके किस बात को दिखाता है या किस बात को टेस्ट करता है। अच्छा, ऊपर एक और चीज है, विच टेस्ट, जो टेस्ट करता है। तो मैं आपकी सोल को टेस्ट नहीं करूंगा, हार्ट को टेस्ट और प्लॉट को टेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आपके कैरेक्टर को टेस्ट जरूर किया जा सकता है, बिकॉज आप हीरो हैं। यस, ऑफ कोर्स, मस्ट बी द आंसर, मेरी तरफ से, मेरे कॉमन सेंस से। और पैसेज में लिखा है, जिक्र है इसी बात का, आपके प्रॉमिस, आपका पोटेंशियल, आपका कैरेक्टर मार्क कर दीजिए, मस्ट बी द आंसर। बाकी तीनों खराब हैं। यस, ऑफ कोर्स, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए। जूलियस सीजर में जैसे ये यहां से परेशानी आती है, हैमलेट्स में ऐसे आ जाती है, ये करना पड़ता है, ये ऐसे। तीनों केसेस में जो हीरो है, हीरोज मान लीजिए, आर फाउंड ब्लैंक स्पेस। मैं तो डेड कहूंगा, तीनों मर जाते हैं बेचारे। सीजर एक्सेप्ट द फाउंड। गैम्बलिंग, अच्छा डेड वाले ऑप्शन नहीं है। गैम्बलिंग, जुआ खेलते मिलते हैं। तो आपको लग रहा है पैसेज में कहीं जुआ खेलने का जिक्र है? आई डोंट थिंक सो। और एक और बात हो सकता है कि आप कहें सर हमने पैसेज पढ़ी नहीं, हमें कैसे पता। तो वही कॉमन सेंस, आपको खुद से आंसर्स नहीं रखने, वहां से कुछ ना कुछ रखना होगा। फाइन। वांटिंग, कुछ ना कुछ चाहता है, पता नहीं। गैम्बलिंग ऑप्शन नहीं है, बी मुझे नहीं पता। ड्रीमिंग, क्या कहीं सपने देखने की बात की गई है? तो ड्रीम भी नहीं है। और थ्रेटनिंग, अब आप इसमें तलवार वगैरह देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनका कत्ल नहीं किया था। एक लाइन में लिखा है कि हैमलेट शीथ्स हिज सॉर्ड, शीथ म्यान को कहा जाता है, वो अपनी तलवार रख लेता है, ना कि उसको मारता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो थ्रेटनिंग भी नहीं है। और एक में हो सकता है, तीनों में तो बिल्कुल नहीं है। क्राउन को यहां एक्सेप्ट करने की बात है, तो थ्रेटनिंग भी पिक नहीं होगा। अच्छा, रेलेवेंट ऑप्शन बोलना चाहूं तो वांटिंग, वांट मतलब आप सब जानते हैं कुछ चाहना, तो वो चाहता तो है। अब क्या चाहता है, टोन से समझिए, अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहता है, जो ऊपर लिखा है। आई रिपीट, तीनों केसेस में जो हीरो होता है कोशिश करते हैं कि अपनी बातों को फुलफिल कर पाए। इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज कैरेक्टर, ड्रीम्स, टैलेंट, पोटेंशियल, प्रॉमिसेस, बेचारा अपना फुलफिल करना चाहता है। तो चाहता है कि वो अपना प्रॉमिसेस को फुलफिल कर पाए, लेकिन नहीं कर पाता। आफ्टर ऑल उसकी फ्लॉ की वजह से डेथ हो जाती है। आई रिपीट, गैम्बलिंग है नहीं, ड्रीमिंग है नहीं, थ्रेटनिंग दिखाया नहीं है, लेकिन मैं कुछ चाहता हूं, दैट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जो पैसेज में मार्क किया है। सो एक बार वापस कहूंगा, मैं नहीं कह रहा कि यहां पर वांटिंग ऑप्शन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी में यही एक ढंग का ऑप्शन है। बाकी सब बिल्कुल
रेलिवेंट नहीं है बिकॉज इनका जिक्र भी नहीं है, लेकिन वो अपना फुलफिल करना चाहता है प्रॉमिस बट कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ सम फ्लो। सो आई थिंक सो ही इज फाउंड वांटिंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है बट बेचारा कर नहीं पाता। ऑफ कोर्स दैट इज द आंसर। ऐसा नहीं कि देखा है पहले से, बट जो लॉजिकल थीम है मैं आपसे वही बात करना चाहूंगा। सीजर एक्सेप्ट्स द क्राउन आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, वो अपने ये रख लेते हैं और वो अपना रिवेंज जरूर लेना चाहते हैं। फाइन। ब्लैंक स्पेस द टेस्ट, अब ये टेस्ट करने की बात की, इनका टेस्ट, ये टेस्ट हो रहे हैं सबके। ब्लैंक स्पेस द टेस्ट, द फ्लॉ माइट नेवर, ठीक है। अब टेस्ट की वजह से कैसे कुछ भी लिखा होगा, अब ये एक्चुअली इसके लिए मुझे दोनों ऑप्शन पिक करने पड़ेंगे, 9th के भी ऑप्शन देखने और 10th के भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे, बिकॉज वो एक ही स्टेटमेंट का हिस्सा है, क्योंकि कुछ पिक करके किसी की टोन नेगेटिव हो सकती है या फिर वाइस वर्सा पॉसिबल है। विद द टेस्ट, टेस्ट से फ्लॉ कभी भी नहीं होता, तो विद द टेस्ट तो हमने करवाए हैं, फ्लॉ नहीं होता। एक बार देख लूं, शो होने की बात तो नहीं है, डेवलप, सरफेस, रिड्यूस और डिपोज। चलिए चेक करते हैं। सिंस रख सकता हूं मैं, सिंस आंसर, सिंस नहीं रख पाऊंगा बिकॉज अगर मैंने सिंस लिखा तो अगले वाले स्टेटमेंट को परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में होना पड़ेगा। सिंस मॉर्निंग ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स, तो सिंस तो भैया ग्रामर से नहीं आ सकता। बिफोर द टेस्ट द फ्लॉ माइट नेवर, टेस्ट से पहले फ्लॉ यानी गलती आपकी कभी भी मैं मानूं दिख नहीं सकती, एक तरह से शो नहीं होती एक तरह से, तो बिफोर भी नहीं होना चाहिए। अब एक प्रॉबेबली, अभी मुझे नहीं पता, मुझे ऑप्शन दूसरे भी देखने, आइदर विद द टेस्ट और विदाउट द टेस्ट। आई रिक्वेस्ट यू जो इसे प्रीमियर में या कभी भी देख रहे हैं, सर विद सही है, विदाउट सही है, आप क्या शेक्सपियर खुद इसको मार्क नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी अगले स्टेटमेंट पर है, तो आप यहां जो भी रखेंगे उससे अगले वर्ड का मीनिंग चेंज होगा, ऑथर की टोन चेंज हो सकती है, तो आंसर रखा ही नहीं जा सकता। बट सिंस को मैंने ग्रामेटिकली क्रॉस कर दिया, बिफोर को मैंने मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हटा दिया। टेस्ट के पहले फ्लॉ नेवर, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लॉ तो था, नेवर लगा के वो बिफोर हो नहीं सकता। अब जज करते हैं, या तो टेस्ट से सहायता से विद द हेल्प ऑफ टेस्ट या फिर विदाउट टेस्ट, इनमें से कुछ आना चाहिए। अगले के ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। द फ्लॉ माइट नेवर ब्लैंक स्पेस, तो फ्लॉ कभी भी शो नहीं होता शायद, मुझे ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है। डेवलप, अगर फ्लॉ की सहायता से कभी, सॉरी, टेस्ट की सहायता से गलती कभी भी बनती ही नहीं, तो टेस्ट की सहायता से विद द हेल्प ऑफ टेस्ट फॉर एग्जांपल गलती कभी होती ही नहीं, मुझे नहीं सही लग रहा। सरफेस एज अ वर्ब है, ध्यान रखना मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सरफेस मतलब ये नाउन नहीं है, सरफेस सतह, सतह पर आना किसी चीज का, यानी कि बाहर आना या फिर उभर कर आना, ऐसा मान लीजिए, हाँ जी, किसी चीज का शो होना, उभर कर आ जाना, तो सरफेस माइट भी हो भी सकता है, पता नहीं भैया। रिड्यूस कम हो जाना, तो विद द टेस्ट या विदाउट द टेस्ट, दोनों ले लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, बी को पुट करना चाहूं, डेवलप नहीं हो पाएगा, टेस्ट से या टेस्ट के बिना गलती डेवलप होने की बात नहीं, गलती तो है उनके अंदर। अगर मैं यहां विद रखता हूं, टेस्ट की सहायता से गलती कभी भी उभर कर नहीं आती, या फिर बिना टेस्ट के अगर उनके टेस्ट नहीं होते तो उनकी गलतियां उभर कर नहीं आती। आई होप सो ये ऑप्शन होना चाहिए। क्या औरों को टेस्ट करते हैं, गलत टेस्ट से या टेस्ट के बिना आपकी गलती कभी भी कम नहीं हो पाती, तो पहली बात तो गलती कम होने की बात की ही नहीं है, गलतियां तो हैं और उन्हीं गलती की वजह से आप सरेंडर करने के बाद आपकी डेथ भी हो चुकी है, तो गलती तो है जो कम नहीं हुई है, जो मैं कहता हूं डेवलप भी नहीं हुई। जो डिपोज का मतलब हो जाता है, जैसे पोस्ट मान लीजिए इसको, किसी को किसी पोस्ट से हटा देना, डिपोस्ट मान लीजिए लिखा है डिपोस्ट, किसी को किसी पोस्ट से हटा देना, तो डिपोस्ट भी फ्लॉ को पोस्ट से आप नहीं हटाएंगे, रिमूव नहीं करेंगे। एक बार मेरे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, मुझे लगा कि टेस्ट के बिना आपकी गलती कभी भी उभर कर सामने नहीं आती, और ये बात रियल लाइफ में भी सच है कि जब तक हम किसी चीज को टेस्ट नहीं करते तब तक हमारी गलती या कमियां उभर कर नहीं आती। तो मुझे लॉजिकल लग रहा है, बिकॉज मेरी गलती रिड्यूस नहीं हुई है, मर गए बट रिड्यूस नहीं हुई, डेवलप बढ़ी भी नहीं एक तरह से, डिपोज इररेलेवेंट ऑप्शन है। तो मैं एक बात करता हूं, पहले 10th का आंसर यहां फिक्स कर देता हूं, सरफेस है, गलती उभर कर आना। अब आप बैक चले जाइए और एक बार चेक कर लूं, हाँ जी सरफेस आंसर है फॉर श्योर, बिकॉज तीनों इररेलेवेंट है, तीनों बेकार है, नहीं आ सकते। अब बैक जाते हैं, अब 9th को फिल करते हैं, और रिक्वेस्ट है जो लोग अच्छे हैं जानते होंगे, ये क्लोज टेस्ट में जरूरी नहीं है कि फर्स्ट का आंसर ही पहले रखना है, हो सकता है बाकी आ जाए, फर्स्ट का आंसर लास्ट में लिखना पॉसिबल हो, कई बार इस तरह की थीम दिखाई जाती है। अब जज करो, टेस्ट से गलती कभी भी उभर कर नहीं आती या बिना टेस्ट के गलती उभर कर नहीं आती। आई होप सो, अगर टेस्ट ही नहीं कराओगे, एक बात बोलूं, कोई ऑकवर्ड ना लगे किसी को, इस वीडियो को मैं 22 जून 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कब देखा जा रहा है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, या कभी भी 2 महीने बाद। इस वक्त कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पर है, आप सब लोग जानते होंगे, जो प्रीमियर में देख रहे हैं या फिर से कभी भी देखेंगे। इंडिया में 4 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं,
इस लाइन को बार बार बोलते मेरे मन में आ रहा था जो मैं बोल रहा हूं कि बिना कोविड की जांच के नहीं पता चल सकता कि किसी को वायरस है या फिर नहीं है। तो ये एक लॉजिकल बात भी है कि बिना टेस्ट कराए आप कैसे समझ सकते हैं कि वो चीजें, वो गलतियां, वो कमियां, वो वायरस आपके अंदर है या फिर नहीं है। तो टेस्ट से कभी सामने नहीं आता ना, ना ना, टेस्ट से तो सामने आता है, विदाउट टेस्ट कभी ये चीज सामने नहीं आ पाती। एंड मस्ट बी द आंसर, एंड ऑफ कोर्स दैट इज। ठीक है, एक अच्छा पैसेज था, दैट वाज आस्क्ड इन, मैंने जो आपसे कहा एसएससी स्टेनोग्राफर, जो लोग स्टेनो के हैं जरूर देख लीजिए, ये लेवल आपके एग्जामिनेशन में आता है। और मुझे क्या आपको चाहिए 85 मार्क्स आपको लाने हैं। तो इस 10 में से अगर एक या दो गलत है, दो भी बहुत बोल दिया मैंने, 10 में से एक ही गलत होना चाहिए, मैक्सिमम 2 गलत चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकते। 2019 में से पूछा गया था, आई होप सो इन 2 वीडियोस के सहारे, पिछला और ये वीडियो, मैंने आपको ये भी शेयर करना चाहा। क्लोज टेस्ट के 3 वीडियो हो चुके हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं फिनिश करूंगा बिकॉज पीडीएफ आपको शेयर नहीं की थी, इसका भी हाफ एन आवर की ड्यूरेशन हो चुकी है, आई एम प्रीटी श्योर। बाकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ग्रामर, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब्स, ईटीसी। इसके साथ साथ पैराजंबल्स की अलग प्लेलिस्ट है, चेक कर लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट आपके सामने है, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है। एक बार चैनल को स्क्रॉल कर लीजिएगा, हो सकता है कई ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते थे आपको मार्क हो जाए। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कुछ लाइव सेशंस रखता हूं आपके साथ, आपकी हर बात का रिप्लाई कमेंट्स में नहीं कर पाता तो कभी कभी लाइव हो जाता हूं, तो वहां आप मुझसे मिल सकते हैं एट कपिल म्यूजिक बॉय। प्लीज फॉलो मी एट इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर विद द सेम यूजर नेम। आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें खुद की डाउट्स के लिए और मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए भी। कई अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस रहती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा एट टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज चैनल। फेसबुक आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। और अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं बैंकिंग स्ट्रीम में, तो अगर आप बैंक के हैं आपसे वहां मिलते हैं। अदरवाइज स्पेशल क्लासेस फ्री रहती हैं, आप नॉलेज गेन बाखूबी कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी चीज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप मेरा रेफरल कोड कपिल सर यूज कर सकते हैं, KAPILSIR, जिसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट रहेगा। तो एक बार वापस कह दूं कि अनअकैडमी पर एक बार पे करने के बाद आप सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ मैथ्स ना होकर सारी चीजें, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA, GS और कितने भी एजुकेटर से कितने भी बैचेस, कोर्सेज या फिर क्विज टेस्ट वगैरह सब कुछ उसी पेमेंट में पा सकते हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा, अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, thank you very much for staying with me, motivating me and supporting me always. Would love to see you in the very next video pretty soon. Thanks a lot. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thank you.